नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, दुनिया का चौकीदार चौकीदार की जगह अगर कोतवाल का उपयोग करें शब्द का तो ज्यादा उपयुक्त होगा। दुनिया का जो विश्व का कोतवाल है वह बदल गया है। अगले 4 साल नया कोतवाल नियुक्त हो गया है। जो पुराना कोतवाल था उसकी तो क्या चर्चा करें। उसने तो 2020 से लेके 2024 तक जो कृत्य किए, एक जोकर की तरह, इतना बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति होने के बावजूद, जो सैन्य शक्ति में नंबर 1 था, जो आर्थिक रूप से नंबर 1 था और जिसकी नीतियों पर अनेकों दशकों से विश्व में जिसकी नीतियां चलती थी, उसने अपने खुद के नाम को तो डुबा दिया, मगर उसने अमेरिका के नाम को भी अनेकों बार लज्जित कर दिया। साथियों, जोकर हमेशा जोकर को ढूंढ लेता है। जोकर हमेशा जोकर के तरह से बर्ताव करता है। यह अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति, जैसे हमारे देश में 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह एक विशेष प्रकार के रिमोट से चलते थे और उन्होंने उस देश की क्या हालत कर दी थी, ठीक उसी प्रकार से जो अमेरिका का जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अभी कुछ चंद दिनों के लिए ही बचा है, ये तो इतने बुरे चक्र में फंस चुका था। इसको जो डीप स्टेट्स है, एनजीओज हैं, जैसे ये तो खुद भी सोचने लायक नहीं था। जैसे हमारा मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे, वो मौनी रहते थे और उनको चलाता कोई और था, इसको भी चलाते कोई और थे। कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस की एक टीम है, जो एनजीओज हैं बाराक ओबामा के, बिल क्लिंटन के जैसे प्रभावशाली लोगों के, और भारत के लोग उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे लोग उसके चारों तरफ घिरे हुए थे। और ये कमला हैरिस जो है, ये नाम भारतीय जरूर लग रहा होगा आपको, जैसे ऋषि सुनक था ब्रिटेन का, नाम भारतीय था, पर भारत के लिए नहीं थे ये लोग। ये उन देशों के लिए, उन देशों की सोच रखने वाले, अंग्रेजों की सोच रखने वाले, हत्यारे अंग्रेजों की सोच रखने वाले, ईसाई अंग्रेजों की सोच रखने वाले लोग थे, जो इस हिंदुस्तान भारत को कितना भी नुकसान कर सकते थे। और इन्होंने कभी इस सनातन संस्कृति को पसंद नहीं किया। इस देश को किसी युद्ध में फंस जाए या किसी बॉर्डर पर उसको परेशान कर दिया जाए, इसी काम में वो 4 साल लगे रहे। क्योंकि उस समय 2019 में मोदी जी बहुत अच्छे बहुमत से जीते थे, तो इतना संभव नहीं हुआ। मगर 2024 में आपने अनेक कृत्य इनके देखे होंगे। अमेरिका जैसा राष्ट्र, जिसकी जो जनसंख्या है वो करीब साढ़े 33 करोड़ है, हमसे तो बहुत कम है, मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमसे बहुत आगे है। सैन्य दृष्टि में दुनिया का पहला नंबर है, आर्थिक रूप से दुनिया का पहला नंबर है, टेक्नोलॉजी के रूप में पहला नंबर है। और लोग बहुत अपने आप समझते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा राष्ट्र है और बहुत तरक्की वाला राष्ट्र है, मगर इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। दोस्तों, ये जो बाइडेन है, इसको जो मैं कह रहा हूं, जो दुनिया का कोतवाल था, पूर्व कोतवाल कहना चाहिए, अब तो कुछ दिनों का रह गया है, इसने पूरे विश्व को परेशानी में डाल रखा था। और साथ में भारत के लिए तो ऐसे ऐसे काम कर रहा था कि चाहता था कि भारत उसमें फंसा रहे। आपने रूस और यूक्रेन युद्ध देखा पिछले 2.5 साल से। एक जोकर को जोकर मिलते हैं, मैंने आपसे कहा था ना, जेलेंस्की, जिसने अपने पूरे देश यूक्रेन को गाजा पट्टी की तरह बना दिया है। और छोटी सी बात के लिए कभी यह रसिया का ही भाग हुआ करता था। और कहते हैं ना कि जोकर की तरह ही रहेगा। ये राष्ट्र के नहीं होते, ये किसी के इशारे पर काम करते हैं। इनमें इतनी सोच ही नहीं होती, इनमें इतनी समझ भी नहीं होती कि किसी राष्ट्र को संभाल सकें। आपने ध्यान दिया होगा,
जब रूस और यूक्रेन का वार हुआ तो ये बाइडेन ने हमको रूस से S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उसको लेने से मना किया था। ऑयल का जो हम आयात कर रहे थे युद्ध के समय में, तो हमको सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी, मगर हमारा जो चौकीदार है, जो विश्व के कोतवाल के सामने एक चौकीदार ईमानदारी से खड़ा हो गया, 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश का, जो उसके सामने बहुत ज्यादा सशक्त तो नहीं है, आर्थिक रूप से भी उतना संपन्न नहीं है, मगर उसके जो अपने देश के प्रति समर्पण है वो दुनिया में आजकल पहले नंबर पर है। और इस सब के बावजूद, इतने बड़े देश को मना करने के बावजूद S-400 भी ली, ऑयल का इंपोर्ट भी किया और उसको रिफाइन भी किया, और यूरोप को जो इससे पीड़ित थे, महंगाई से पीड़ित थे, उनको सप्लाई भी किया। और उस आयात और निर्यात कर हमने जो धन अर्जित किया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची, और हम जल्दी ही जापान को पीछे छोड़ देंगे और वो 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत तेजी से कम हो रहा है दोस्तों। तो हम विश्व के उस कोतवाल की बात कर रहे थे, उस जोकर की बात कर रहे थे, जिसके लोग ये चाह रहे थे एक बार और 2024 में वो आ जाए, भले उसका जो कमला हैरिस है वो आ जाए, फिर तो हम भारत की जो बांग्लादेश में इन्होंने किया था उस तरह से भारत में कर देंगे। भारत में इनके बैठे हुए जो दलाल हैं, जो एजेंट्स हैं, वे भी यही सोच रहे थे। उनको ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया हो। साथियों, आपने कनाडा का कुछ समय से बर्ताव देखा होगा, कहां तक वो चला गया है। आपने देखा होगा कितने राजनयिकों को भारत ने वापस बुला लिया, और खालिस्तान के जो आतंकवादी हैं, जो पन्नू हैं, जो SFJ सिख फॉर जस्टिस के नाम से वहां एक आतंकवादी संगठन चलाता है, उसके लिए ये कनाडा जैसा राष्ट्र, ये आप विचार करो, ये जोकर, ये जस्टिन ट्रूडो, ये भी जोकर है। जोकर हमेशा जोकर को चुनता है, ये आप ध्यान रखना। बाइडेन को हमने जोकर से तुलना की, तो जो जेलेंस्की है यूक्रेन का, वो भी उसने जोकर चुना। यहां पर कनाडा का उसने जस्टिन ट्रूडो को जोकर चुना। और ये जोकर है ना, मिलकर अपने राष्ट्र को बर्बाद कर देते हैं। साथियों, उसने बहुत कोशिश की। भारत में जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुए, पंजाब में जिस प्रकार से रेलों को रोका गया, देश विरोधी कृत्यों को अंजाम दिया गया, पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार, ड्रग्स और अनेकों सामग्रियों को और अवैध घुसपैठियों को घुसाया गया इन्हीं दिनों में। और वहां पर जो मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, आपने देखा होगा। ये सब कोई छोटी मोटी बातें नहीं है साथियों। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार ईसाई देशों में मिलते हैं ना, जो भी पुरस्कार रेमन मैक्स से हुआ, नोबेल पुरस्कार हुआ, इसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ये जो डेमोक्रेटिक सरकार है शेख हसीना की, उसको चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया। और उसके बाद हिंदुओं पर जिस प्रकार से उनकी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, पूरी दुनिया ने देखे। मगर ये जो जोकर है, जो पूर्व कोतवाल है अमेरिका का, इसको जरा भी शर्म नहीं आई, ये जरा भी नहीं बोला था। और यहां तक कि इसके जो एजेंट्स यहां बैठे हुए हैं भारत में, जो सत्ता में रहे 10 साल और दशकों सत्ता उन्होंने चलाई, तो भी उन्होंने भारत के हिंदुओं के लिए इनके प्रति शब्द नहीं निकले थे। आप विचार करिए, इनको इस देश की सत्ता चाहिए। तो इनका जो तीसरा जोकर है मोहम्मद यूनुस, उसकी हालत अब बहुत खराब है। आप देखिए, शेख हसीना को उस समय जब ये ताकत में था बाइडेन, तब भारत ने उसको अपने देश में शरण दी। भारत के चौकीदार का विश्व के कोतवाल के सामने क्या रुतबा था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप विचार करो, दुनिया का पहला नंबर का राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र, और जिसने वहां पर जो तख्ता पलट किया, उसकी राष्ट्रपति को बचा के अपने देश लेके आया। एक खुला चैलेंज था उसको। साथियों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये कोई वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता है।
हिंदुओं के पर अत्याचार की बात कर रहे थे हम लोग। ये जो लोग हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आप विचार करिए, उसमें जो हिंदू हैं उन्होंने हिंदुओं की बहन बेटियों पर हुए अत्याचारों पर जो मौन साधा है, वो अपने परिवारों का कौन सा इतिहास लिखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, आप विचार करना। साथियों, पाकिस्तान के हाल तो आपने देखे ही होंगे, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की हालत आप देख रहे होंगे। एक दशकों अमेरिका ने उसकी फंडिंग की है। आज आतंकवाद के उसका जो रास्ता है वो भिखारी बन चुका है। कश्मीर पर इसी कमला हैरिस जो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार बनी थी डेमोक्रेटिक उसकी, तो कहती थी हम कश्मीर में हस्तक्षेप करेंगे। आप विचार करिए, किसी मुस्लिम राष्ट्र ने नहीं कहा, पाकिस्तान ने नहीं कहा, चीन ने नहीं कहा, हमारे पड़ोसी, मगर कमला हैरिस, आप नाम से तो परिचित हो गए होंगे इसकी मानसिकता क्या है। अगर ये राष्ट्रपति बन जाती तो अगले 4 साल क्या तांडव करती, ये आप विचार कर सकते हैं। इसके दलाल क्या तांडव करते, इसके जो एजेंट्स हमारे विपक्ष की पार्टियों में बैठे हुए हैं वे क्या तांडव करते हैं, आप विचार कर सकते हैं। तो जोकर जोकरों को चुनता है। तो ये जो कमला हैरिस है ये क्या है। अफगानिस्तान में आपने बाइडेन की हालत देखी होगी, किस तरह से जो तालिबान के लिए हथियार छोड़कर भागा, वो किसके लिए परेशानी के बीच खड़ा कर गया था। आप विचार करिए, आप सोचिए इस बारे में। श्रीलंका में जो हालत पैदा की, राजपक्षे परिवार जो 7 भाइयों का परिवार था, उसने परिवारवाद, भ्रष्टाचार से अपने राष्ट्र को खत्म कर दिया। पेट्रोल और गैस अगर भारत ने नहीं दिया होता तो वहां पर ये दंगे तक नहीं संभलते। भारत ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा मुसीबत में अपने दुश्मनों का, जो वहां पर दुश्मन बैठे हुए हैं उनका भी साथ दे देता है कभी कभी। आप विचार करिए, जो भारत के अगेंस्ट में चाइना को वो बनाने दे रहा था वहां पर अड्डा, आप विचार करें, ये एक समय हिंदू राष्ट्र था। तो साथियों, जो भी है, मालदीव में आपने देखा था क्या हुआ था, मोइजू घुटने पर आ गया है। बांग्लादेश की लाइट गुल हो गई है। कनाडा की आर्थिक हालात आप देख रहे हैं। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसके दम पर बांग्लादेश सांस लेता था, वो बंद होने के कगार पर है। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान के देख रहे हैं, श्रीलंका के आप देख रहे हैं, पड़ोसी नेपाल के देख रहे हैं। ये लोग भारत के हालात भी यही करना चाहते थे। आज भारत जिस ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथा हम सबसे बड़े सैन्य शक्ति वाले देश हैं साथियों, 9वां हमारे पास सबसे बड़ा गोल्ड भंडार है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो तेजी से कम हो रहा है। हम बहुत जल्द विश्व की चौथी उभरती अर्थव्यवस्था होंगे। यह इन लोगों को बहुत परेशानी है। ये जो डीप स्टेट्स के लोग हैं, आप समझते हैं ना डीप स्टेट्स को। ये जो जॉर्ज सोरोस को आपने 2024 के चुनाव में सुना होगा, किस तरह से उसने फंडिंग की, किस तरह से इन देश विरोधी लोगों का मनोबल बढ़ाया, उनको लिए टूल किट्स लाया। टूल किट्स, राफेल जो हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता हुआ था, उसको भी उन्होंने किस प्रकार से बदनाम किया था और किस प्रकार से इन पर चाटे पड़े थे गाल पर। आप विचार करो, इस विपक्ष को शर्म नहीं आती है कि देश विरोधी कृत्य करने के बाद ये चुनाव में इस प्रकार से झूठ बोलते हैं। पैक्सास जासूसी डील पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, शॉर्ट सेलिंग वाली कंपनी आपको याद होगी। ये टूल किट्स हैं। बीबीसी की जो कमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री है, वो आपको याद होगी। चौकीदार चोर है, सारे मोदी चोर हैं, पहलवानों की टूल किट, खालिस्तानियों की टूल किट, किसानों की टूल किट। मणिपुर में क्या हुआ, मिजोरम का जो मुख्यमंत्री है आजकल क्या बोल गया, लास्ट में अपना बता गया कि मैं कौन हूं। और भारत में जो नए नए ये जो पाकिस्तान बन रहे हैं, नूह में, शाहीन बाग में, और आपके जहांगीरपुरी और दिल्ली के दंगे आपने देखे ही थे। ये सब जो है ना, बहुत खतरनाक था। ये भारत के युवाओं को सोचना चाहिए, ये जातिवाद में हमें क्यों बांटते हैं। ये संविधान को जो लेके घूम रहे हैं ना, इनसे बड़ा झूठ, इनसे बड़ा मक्कार, जिसकी दादी ने इस देश में आपातकाल लगाया हो, जिसकी दादी ने विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी यासिर अराफात को आर्थिक सहायता दी हो, अवार्ड दिए हो, भारत रत्न जैसा अवार्ड दिया हो, इन पर आप भरोसा करते हैं। ये तो हमारे को नाज है अपनी
जो एजेंसियां हैं, जो अग्निवीर जो अब आने वाले हैं, इनके ऊपर हमें नाज है। आईटीबीपी हमारी, तिब्बत बल जो हमारा है, आसाम राइफल्स है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एनएसजी है, एसएसबी है, इनके ऊपर हमें नाज है। ये स्टेट की आर्म्ड पुलिस फोर्स नहीं है, ये सेंटर के अंतर्गत आती हैं। और ये इनकी जो ताकत है, इसके कारण ये डीप स्टेट्स के लोग हैं, ये अपने आप पराजित हो गए हैं। नहीं तो ये बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर देते। वे जानते हैं कि अगर इन्होंने कुटाई हमारी शुरू कर दी तो ये रुकेंगे नहीं, फिर हमारी जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे हमको। ये भारत है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश, इसमें देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। और अब तो जिस प्रकार से देशभक्तों की संख्या बढ़ रही है, इनके पैरों तले है ना जमीन खिसक रही है। साथियों, भारत ने जो मेड इन इंडिया के तहत काम किए हैं ना, जो ऑयल का हमने आपसे चर्चा की, बाकी 2014 में इसी डीप स्टेट्स ने, और ये जो कांग्रेस सरकार है, ये मनमोहन सिंह है, जो अमेरिका की जो कठपुतली था इनके हाथों की डीप स्टेट्स के, इसने करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑयल उधार में लिया था चुनाव के लिए, और नकद में बेच दिया था फंडिंग के लिए। और उसी ऑयल के ऊपर उसने बॉन्ड जारी कर दिए थे 12, 13, 14, 15% पर, और बड़े बड़े व्यापारियों को, जिसका भुगतान अभी तक हुआ है। आप समझिए ये राष्ट्र के लिए किस प्रकार के लोग हैं। ये अर्थव्यवस्था का जानकार व्यक्ति था, ये भारत को धोखा देने वाला व्यक्ति था, रिमोट से चलने वाला, डीप स्टेट्स के सारे पर काम करने वाला, भारत को खोखला करने वाला। ऐसे लोगों को अर्थशास्त्री नहीं कहते, धोखेबाज कहा करते हैं। तो साथियों, भारत ने 2014 है और 2024 के बीच में जिस प्रकार से जो 3 लॉबियां हैं इनकी, जो ऑयल लॉबी है, ड्रग्स लॉबी है, डिफेंस लॉबी है, इसको परास्त करके दिखा दिया है। वरना ये लोग ही पूरी दुनिया में कहां पर कैसी सरकार बैठेगी, उसमें कैसे लोग बैठेंगे, ये ही डिसाइड करते थे। ये ही ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे, ये ही अल्पसंख्यकों के आरोप हम पर लगाते थे। हमें किससे संबंध रखना है, किससे नहीं रखना है, ये निश्चित करते थे। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, एनजीओ इनके, और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इनके सारे पर काम कर लिया करता था। आप समझ सकते हैं, कई बार मणिपुर जैसा की कमेंट्री, और इन्हें बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ था, संदेश खाली में हुआ था, ये इनको नहीं दिखाई देते हैं। आप विचार तो करिए, भारत में बहुत बड़े परिवर्तनों की जरूरत है, आप सबको एक होने की जरूरत है। और भारत ने ब्रिक्स में तो वो करके दिखा दिया था इस बाइडेन को, इसको समझ में आ गया था भारत क्या कर सकता है। उसने रूस के नेतृत्व में चीन के साथ जो सीमा समझौता किया था ना, उसको देखकर बाइडेन को सट्टी फट्टी गोल हो गई थी। ये जो विश्व का कोतवाल बना फिरता है ना, जोकर, इसकी हालत खराब हो गई थी। तो साथियों, प्रतिद्वंदी हमेशा अच्छा होना चाहिए। इस देश ने बहुत तरक्की की है, चाहे नई संसद हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, हर चारों तरफ तरक्की की है हमने। इसलिए हमें समझना होगा कि जोकर कौन है। विश्व का कोतवाल जब जोकर बैठता है ना, तो पूरे विश्व को परेशानी होती है। और हमने यूक्रेन में देख लिया, यूक्रेन के जोकर का क्या हाल हुआ, जेलेंस्की का। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो का क्या हाल है देख लिया। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का, उसने चुनी हुई सरकार को हटाकर, शेख हसीना को हटाकर क्या देश के हालात कर दिए। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान के देख रहे हैं, श्रीलंका में क्या हुआ था आपने खुद देखा था। तो साथियों, मालदीव में आपने देखा। तो डीप स्टेट से आप सावधान रहें। भारत विश्व का सबसे अच्छा हथियार निर्यातक देश बन रहा है, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है, वह करने जा रहा है। आर्मेनिया पर आप नजर रखिए, आर्मेनिया को सबसे ज्यादा हथियार निर्यात कर रहा है भारत, अब बहुत अच्छा निर्यातक बनकर उभर रहा है। साथियों, इसी आशा के साथ कि आने वाले जो 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके साथ भारत के अच्छे संबंध होंगे। भले ही ट्रेड में इस प्रतिस्पर्धा होगी, मगर संबंध में धोखेबाजी नहीं होगी। इसी के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार आप लोगों से फिर विदा लेते हैं। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।